हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज थानिक और ये हमारा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हमारी जो प्लेलिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसमें इसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते वही करेंगे। तो ये 21वां लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शिक्षण, सीखना, सीखने का अनुभव, सीखने की स्थिति, इसके विषय में जानकारी लेंगे, जिसमें इन टॉपिक्स के अर्थ, परिभाषा, सीखने की स्थिति के जो तत्व होते हैं, ठीक है, और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और इस 21वें लेक्चर के बाद हमारी, जैसा आपको पता है, प्लेलिस्ट ख़त्म ही हो रही है। तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसी चैनल पर आपको मिलेगी, इसी प्लेलिस्ट में। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण होता क्या है, यानी टीचिंग क्या है। तो सबसे पहले इसके हम अर्थ की बात कर लेते हैं। जब अर्थ की हम बात कर रहे हैं, अर्थ का मतलब इंग्लिश में होता है मीनिंग। विस्तार शिक्षण यानी एक्सटेंशन टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जो सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं या परिस्थितियां, गतिविधियां, सामग्री और मार्गदर्शन प्रदान करने से बनाई जाती हैं। अब देखिए शिक्षण क्या है। तो आप जब शिक्षण यहाँ शब्द लिखा है तो हम जो विषय पढ़ रहे हैं उसके शिक्षण के विषय में बात कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि हम एक्सटेंशन टीचिंग की बात कर रहे होंगे हैं। तो एक्सटेंशन टीचिंग क्या होती है कि एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, जैसे कि लोगों में मोटिवेशन करना या फिर उससे जो चीज़ सिखाना चाहते हैं उसके लिए सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे कि क्या हो कि जो व्यक्ति सीखने वाला है उसके लिए सीखना सरल हो जाए। ये तो इसका अर्थ है। अब इसकी हम बात परिभाषा की कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश में हम परिभाषा को डिफिनीशन कहते हैं। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जिससे विद्यार्थी को सिखाई जाने वाली बातों की ओर आकर्षित किया जाता है। अब क्या बता रहा है कि इस शिक्षण में क्या होता है कि हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि जो सीखने वाला विद्यार्थी है वो उस चीज के लिए प्रति आकर्षित, बांधा हुआ महसूस करता है, वो उसकी ओर मोटिवेटेड होता है, उसकी रुचि विकसित की जाती है, इच्छा उत्पन्न की जाती है, विश्वास पैदा किया जाता है, कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है और अंततः संतोष प्राप्त किया जाता है। क्या बताया, जब हम उसे आकर्षित होता है कोई व्यक्ति, यानी कि उसमें वो रुचि ले रहा है और उसमें उसकी इच्छा है और वो उसे विश्वास है कि उससे उसे कोई लाभ होगा, और इसी प्रकार वो मोटिवेटेड होता है और अंततः जब वो उस चीज को प्राप्त कर लेता है तो वो संतोष भी प्राप्त होता है उसे। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में देखेंगे। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अब जैसे मैं आपको रूरल सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको थोड़ी ये है कि एग्जाम्स में नंबर अच्छे आ जाएं, ठीक है। जब मैं अभी आपको कुछ भी पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकें और आप में एक ऐसा व्यवहार विकसित हो सके जो कभी आपसे दुर्बल व्यक्ति पर आपको अपना बल प्रयोग करने से रोके। आप एक ऐसे व्यक्ति बने जो किसी दुर्बल को ना सताएं। एक आप ऐसे व्यक्ति बने जो तार्किक हों। एक ऐसे व्यक्ति बने जो जब भी किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स पर ध्यान दें, इसके विपरीत सिर्फ और सिर्फ भावनाओं पर, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना भी इसका सबसे बड़ा योगदान या फिर कहे तो ये उद्देश्य होता है। यदि शिक्षार्थी ने नहीं सीखा तो शिक्षक ने नहीं पढ़ाया। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जब लोग कहते हैं कि अगर विद्यार्थी को नहीं आता है इसका मतलब कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। इसलिए एज अ टीचर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग कैसे भी करके आप लोगों को सरल से सरल भाषा में पढ़ाएं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर बच्चा ही उसमें रुचि नहीं ले रहा है, मोटिवेटेड नहीं है, तो कोई भी उसे सिखा नहीं सकता। तो ये तो आप लोगों को भी अगर रुचि है उसके बाद भी अगर टीचर नहीं सिखा पा रहा तो उसकी कमी है। शिक्षण एक दीपक जलाने जैसा कार्य है, ना कि बाल्टी भरने जैसा। अब क्या है कि अब आप लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है वो उतना अधिक ज्ञान हमें दे देगा। इसके विपरीत ऐसा नहीं होता।
जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो आपको जो सिखा होता है वो सिर्फ आप में एक आग देने का कार्य करती है, आप में दीपक जलाने का कार्य करती है, आप में मोटिवेशन भरने का काम करती है, जो कुछ फैक्ट्स देकर आपको प्रेरित करते हैं कि आप उस विषय में आगे सीखें ना। हाँ, ये सच है कि अध्यापक अपने कुछ अनुभवों को शेयर करता है जिससे आप बेहतर बनते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ अध्यापक के अनुभव से बेहतर नहीं बन सकते जब आप खुद किसी चीज को सीखना प्रारंभ नहीं करेंगे। अध्यापक का ज्ञान आप में उतारना बाल्टी भरने जैसा होगा, लेकिन जो चीजें आप स्वयं सीखते हैं वही आपके लिए सदैव ज्यादा कारगर होती हैं। लेकिन अध्यापकों द्वारा दिया गया अनुभव भी आपके लिए सराहनीय होता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करके नहीं सीखनी चाहिए, दूसरे के अनुभव से ही सीख लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दूं तो चोरी करना। अगर आपको पता है कि चोरी करना गलत है और आपको पता है कि चोरी किसी ने की थी, उसे सजा हुई थी, उसे काफ़ी दिक्कत हुई थी, ये अनुभव आपको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, आप उससे देख के सीख लीजिए कि हाँ भाई अगर चोरी करेंगे तो गलत बात है, हमारी हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके बाद आता है शिक्षण। एक ये तो पॉइंट हो ही गया है। एक सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, आकस्मिक नहीं। अब शिक्षण है जो सुनियोजित प्रक्रिया है, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हम अपने जो छात्र हैं उसे किस प्रकार से सिखाएंगे। और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक अध्यापक के रूप में हम चाहते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है वो क्या सीखे, हम उसे क्या सिखाना चाहते हैं, उसे हम क्या बनाना चाहते हैं। ये कोई आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है कि उठे और प्रक्रिया चालू कर दी, नहीं। जब तक इसका कोई उचित उद्देश्य नहीं होता तो शिक्षण उन प्रक्रियाओं में नहीं आती कि जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर बिना उद्देश्य के शिक्षण किया जा रहा है तो उसे शिक्षण प्रक्रिया नहीं कहेंगे हम। प्रभावशाली शिक्षण योजना के अनुसार किया जाता है और प्रयोग और गलती से नहीं। जो हमारा शिक्षण होता है वो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, ये कोई प्रयोग नहीं है किसी व्यक्ति पर, या फिर कोई गलती नहीं है कि अगर सीखा तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। अच्छा शिक्षण तब संभव है जब विषय वस्तु, विधियां, तकनीकें और प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो। देखिए हम जानते हैं कि अगर टीचिंग कब पॉसिबल हो पाती है, जब अच्छा विषय वस्तु यानी कि जिस चीज़ को हम सिखाना चाहते हैं उससे संबंधित चीज़ें हमारे पास हों, सिखाने की उचित विधि हो, और तकनीकें यानी कि उस प्रकार के यंत्र हों, और जो प्रक्रिया है अध्यापक को आनी चाहिए कि वो उससे सिखा सके, या फिर कहें तो उन तकनीकों का प्रयोग कर सके। इसके बाद आता है हमारा अंतिम बिंदु इसी में कि अच्छा शिक्षण वास्तव में अच्छा संप्रेषण होता है जो स्पष्टता और सहानुभूति से युक्त होता है। क्या होता है? संप्रेषण और सहानुभूति से युक्त होता है। उसके बाद अंतिम नहीं, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है लर्निंग। या इसमें हम अर्थ और परिभाषा ही देखेंगे जैसे हमेशा देखते हैं। तो इसके अर्थ को देखते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग, इसे सीखना भी आप पढ़ सकते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवहार के अनुभवों के आधार पर परिवर्तन होता है। व्यवहार में अनुभव के आधार पर परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि जब आप कोई अनुभव प्राप्त करते हैं तो आप अपने जीवन में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, वही तो आपकी लर्निंग है। अपने अनुभव से सीखना क्या है? तो लर्निंग है भाई। इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है कि अधिगम व प्रगतिशील व्यवहार अनुकूल की प्रक्रिया है। क्या है? प्रगतिशील अनुकूल की व्यवहार है जो व्यवहार परिवर्तन किसी अनुभव के कारण होता है और अधिगम कहलाता है। क्या है भाई? एक तो पहली चीज समझिए, ये एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है, इसमें हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और ऐसे परिवर्तन लाते हैं जो अनुकूल हो, और उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण नहीं, लर्निंग कहेंगे, अधिगम कह सकते हैं, या फिर सीखना कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम विद्यार्थियों के अंदर घटित होता है।
क्या होता है, अधिगम विद्यार्थियों के अंदर घटित होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सीखने की भावना ही नहीं है तो वो कैसे सीखेगा, यानी कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति को किसी आवश्यकता का अनुभव होता है और उसे पूरा करने का प्रयास करता है तथा सफलता का अनुभव करता है, तब अधिगम होता है। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य अधिगम है। तो अध्ययन क्या है, देखिए जब हम शिक्षण करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो व्यक्ति सीख जाए वो चीज, तो अंतिम उद्देश्य क्या है, अधिगम है, यानी सिखाना है। इसके बाद अधिगम अनुभव, यानी कि सीखने के अनुभव कैसे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, इसकी मीनिंग जानते हैं। अधिगम अनुभव वह मानसिक और या शारीरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति देखकर, सुनकर या करके देता है। क्या है अधिगम अनुभव, क्या है, वो चीज जो व्यक्ति देखकर, सुनकर या करके सीखता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे अधिगम एक्सपीरियंस कहते हैं। जिससे वह अर्थ और समझ प्राप्त करता है, जिससे वह किसी चीज के विषय में अर्थ प्राप्त कर लेता है और उस विषय में समझ भी विकसित कर लेता है। अधिगम अनुभव केवल किसी कक्षा में मौजूद रहने मात्र से प्राप्त नहीं होता, बल्कि सक्रिय भागीदारी से प्राप्त होता है। वही चीज है, क्लास में अगर आप बैठे तो वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, अगर ध्यान नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद आता है अधिगम स्थितियां, लर्निंग सिचुएशन। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमारी लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अधिगम स्थिति यानी लर्निंग सिचुएशन की अर्थ देखेंगे, यानी मीनिंग देखेंगे। अधिगम स्थिति वह स्थिति या वातावरण है जहां पर अधिगम को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी तत्व उपस्थित होते हैं। देखिए लर्निंग सिचुएशन क्या है कि एक ऐसा स्थान, ऐसी स्थिति या फिर कुछ ऐसा जहां पर जो चीज आप सिखाना चाहते हैं उससे संबंधित सारी चीजें वहां पर उपस्थित हों, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे लर्निंग सिचुएशन। इसके बाद हम अधिगम स्थिति के तत्व की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि सिचुएशन में वो तत्व होने चाहिए, तो भाई ऐसे कौन से तत्व हैं, उनकी बात भी तो करनी पड़ेगी हमें। तो पहला तत्व है एक कुशल प्रसार कार्यकर्ता या प्रशिक्षक का। अगर कोई सिखाने वाला भी तो होना चाहिए, अब वो प्रसार कार्यकर्ता हो सकता है या इंस्ट्रक्टर हो सकता है जो कि प्रशिक्षण दे रहा हो। किसान, विद्यार्थी, लर्नर जो सीखना चाहता है या जिससे हो सकता है। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति सिखा रहा है और कोई सीखने वाला ही नहीं है, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है, नहीं। तो क्या वो सुटेबल लर्निंग सिचुएशन होगी, तो बिल्कुल नहीं। तो एक तो व्यक्ति सिखाने वाला होना चाहिए और एक व्यक्ति सीखने वाला होना चाहिए। ऐसी विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर जो विद्यार्थी की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार हो। अब हमारे पास जो सिखा रहे हैं उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसा विषय वस्तु होना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे उसकी आवश्यकताओं को पूरा हो सके या फिर उसकी क्षमताओं के अनुसार हो। अब ऐसा नहीं है कि नर्सरी एक बच्चे को हमें ABCD सिखाना और उसे हम कैलकुलस पढ़ा रहे हैं। शिक्षण सामग्री और उपकरण, अब भाई शिक्षण दे रहे हैं तो उससे संबंधित जानकर उपकरण भी होने चाहिए। जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको PPT के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। अगर ये PPT ना हो तो मैं आपको कैसे टीचिंग कर सकता हूँ, या फिर ये मोबाइल ना हो तो वो मैं आपको कैसे टीचिंग कर सकता हूँ। और उपयुक्त भौतिक अवस्था, फिजिकल अरेंजमेंट, और आसपास का ऐसा वातावरण हो जहाँ पर वो व्यक्ति शांत रहे, जो हमारे लर्नर है वो सही से रह सके। ऐसा ना हो कि बारिश हो रही है और फिजिकल यानी कि एक रूम तक नहीं है तो आप उसमें सिखाने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत होगी। अब बारिश में आप किसी को क्या ही सिखा सकते हैं। इसके बाद आती हैं अधिगम स्थितियां, स्थिति के तत्वों की विशेषताएं। अब इसमें हमने तत्व पढ़ लिए, और उस तत्व के अंदर भी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने प्रशिक्षक यानी कि इंस्ट्रक्टर की बात की थी, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, और वो गुण ये हैं। पहला तो स्पष्ट उद्देश्य रखे, जो इंस्ट्रक्टर है वो उसे पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या सिखाने आया है, और विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान और व्यवस्थित तैयारी रखे। अब अगर व्यक्ति जो है जो सिखाने आया उसे पता ही नहीं कि हमारा जो विषय वस्तु क्या है, ठीक है, और उसने अपनी सारे जो संसाधन वो एक साथ ही नहीं रखे,
उसके बाद विषय के प्रति उत्साहित और रुचिशील होना चाहिए। अब अगर शिक्षक है तो उसमें रुचि भी होनी चाहिए, उसमें जो प्रेम होना चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति जो वो सिखाना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जो सब्जेक्ट से आपका ज़्यादा लगाव होता है आप उससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उसकी बात करते हैं, शिक्षार्थियों से अच्छी संवाद क्षमता रखे। अब हमारा जो इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक है, अगर वो अपने लर्नर्स से बात ही नहीं करेगा, अच्छे से संवाद ही नहीं करेगा, तो उनकी आवश्यकताओं को कैसे जान पाएगा। उसके बाद नेतृत्व में लोकतांत्रिक हो। अब लोकतांत्रिक होने से क्या तात्पर्य है, वो व्यक्ति जो हो अपने लर्नर्स यानी जो उसे सीखने वाले व्यक्ति हैं उसमें भेदभाव न रखता हो। वो अगर उसमें भी अगर कोई व्यक्ति है उसे लीडर चुनता है तो उसमें योग्यताओं के आधार पर चुने, ना कि कोई व्यक्ति उसे किसी आधार पर पसंद करता है वो व्यक्ति उसे चयनित कर ले। उसके बाद शिक्षार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करे। अब वो जो प्रशिक्षक होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे लर्नर्स की संख्या में वृद्धि करे, यानी कि उसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करे। ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी बात सुनकर वो उस चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन करना चाहें। हमेशा तैयार, समयनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण और विनम्र रहे। अब जो हमारा अध्यापक हो वो कैसा होना चाहिए, हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहे, समयनिष्ठ यानी समय के अनुसार कार्य करे, मैत्रीपूर्ण यानी कि उससे किसी व्यक्ति को शत्रुता या फिर जेलिसी या कुछ अनुभव ना हो, यानी कि हमारा जो छात्र है उसके प्रति वो अपने प्रशिक्षक के प्रति बुरे ख्याल ना आए। ऐसा ना हो अपने, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ अध्यापक बुरा व्यवहार कर देते हैं और जो छात्र होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, शिकायत कर देते हैं ऊपर अथॉरिटीज़ में। तो उस प्रशिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि धमकी नहीं देना चाहिए कि मैं आप तुम्हें अगर मुझसे ज़्यादा बने तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कांड हमारी यूनिवर्सिटी में जब मैं अध्यापक था, 3rd सेम 4th सेम शायद था, तो उसमें हुआ था, तो एक अध्यापक को हटा दिया गया था। शिक्षण योजना का उपयोग करें, स्पष्ट और सभी की सुनवाई देने वाली आवाज में बोले। अब स्पष्ट और सभी को सुनाई देने वाली आवाज से क्या तात्पर्य है, एक तो आवाज आपकी जोर होनी चाहिए, जोर मतलब तेज होनी चाहिए, और सभी को सुनाई देनी चाहिए। और स्पष्ट का मतलब है आपकी आवाज को लोग सरलता से समझ सके। एक अच्छे शिक्षक और नेता का उदाहरण प्रस्तुत करें। अब जो शिक्षक होता है वो सिर्फ शिक्षक नहीं होता, वो एक नेता भी होता है जो अपने सीखने वाले समुदाय के लिए नेतृत्व का कार्य करता है, नेता का कार्य करता है, वही उन्हें राह प्रशस्त करता है उनके लिए। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री और उपकरणों के उपयोग में कुशल होना चाहिए। अब हमारा जो शिक्षक होना चाहिए उसे उसके उपकरणों के बारे में सही से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि लर्नर। अब भाई शिक्षक के अंदर की तुमने विशेषताओं की बात कर ली, जो हमारा लर्नर है जो सीखने वाला उसके अंदर भी तो कुछ विशेषताएं की आवश्यकता होती हैं, उन विशेषताओं की बात करेंगे। पहला कि जानकारी की आवश्यकता महसूस करे। अब कोई व्यक्ति है वो सीखना तो चाहता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं मुझे, तो उसे उसमें रुचि नहीं आएगी, यानी कि विषय में रुचि रखे। वही चीज़ आ गई, अगला पॉइंट भी वही है। उसके बाद आता है सीखने में सक्षम हो। अब ऐसा ना हो कि जो हमारा लर्नर है वो उसमें सक्षम ही हो, जैसे मैंने वही नर्सरी वाला एग्जांपल दिया कि अगर नर्सरी का बच्चा है तो उसे वो नर्सरी की ही चीज़ें सीखेगा, वो कैलकुलस तो इंटर का नहीं सीख जाएगा। प्राप्त जानकारी का उपयोग करे, और जो हमारा लर्नर हो उससे जो शिक्षक द्वारा प्राप्त जानकारी है उसका उपयोग करे। उससे उपयोग करने से वो उसमें स्पेशलिस्ट बनता जाएगा, या फिर कहें तो उसके अनुकूल होती जाएगी वो जानकारी। और सही बात तो यही है कि अनुकूल हो जाएगा उससे, तो उसे उसका उपयोग करना आ जाएगा सही से। विषय वस्तु या सामग्री, सब्जेक्ट मैटर या फिर कंटेंट कैसा होना चाहिए, शिक्षण की आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। अब जो हमारा कंटेंट हो ऐसा ना हो कि सिखा हम कुछ रहे हैं और उससे सब्जेक्ट हमारा कुछ अलग ही है, सब्जेक्ट मैटर हम कुछ अलग लेके बैठे हैं। अगर आप सोचिए मैं रूरल सोशोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर ले रहा हूँ और पीपीटी किसी और की लेकर बैठा हूँ, वास्तविक जीवन से संबंधित स्थितियों में उपयोगी हो। अब जो हमारी जो मैटर होना चाहिए वास्तविक जीवन से संबंधित हो तो ज़्यादा अच्छा हो।
शिक्षार्थियों की बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। वही चीज़ है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका उन जो आपके सीखने वाले व्यक्ति हैं उनकी क्षमता के अनुसार हो। अगर उस क्षमता से कहीं ज़्यादा हो गया तो भी समस्या होगी, कम हो गया तो समस्या तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर उसमें उनकी रुचि क्यों आएगी, क्योंकि वो चीज़ें वो पहले से जानते होंगे। तार्किक और संगठित रूप से प्रस्तुत करें। अब जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उस कंटेंट है उसे आप तार्किक रूप से फैक्चुअली प्रस्तुत करें एक साथ, ताकि अगर किसी को डाउट है तो वो समझ सके, या फिर कोई उसे लगता है ये चीज़ गलत है तो वो आपसे वितर्क कर सके। ठीक है, वो आपको तार्किक जवाब दे सके। इसके बाद इस मैटर सब्जेक्ट मैटर में ही अगला पॉइंट है स्पष्ट रूप से दिखाई जाए। अब जो हमारा मैटर है वो अगर सही से दिख ही नहीं रहा है तो कैसे संभव हो सकता है। चुनौतीपूर्ण, संतोषजनक और शिक्षापूर्ण के लिए, शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, उसके संपूर्ण देशों में मेल खाती हो। उसके बाद भौतिक सुविधाएं, फिजिकल फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं कुछ, जैसे बाहरी व्यवधानों से मुक्त हो। जैसे मैंने अभी बारिश वाला एग्जांपल दिया, बारिश क्या है, एक बाहर व्यवधान है, अगर वो होगा तो समस्या होगी मेरे सीखने वाले व्यक्ति के लिए। तापमान यथासंभव आरामदायक हो, यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा ना हो और अच्छी रोशनी की व्यवस्था हो। अब अगर अंधेरा होगा कक्षा में तो स्टूडेंट कैसे अच्छे से पढ़ेगा। समूह के लिए पर्याप्त स्थान हो, आवश्यकता से अधिक व्यक्ति ना उसमें हो, कि जगह 10 लोगों की 20 लोग उसमें हैं तो उन्हें अनकंफर्टेबल होंगे और फिर सीखने प्रक्रिया में उनका मन नहीं लगेगा। फर्नीचर आरामदायक और उचित ढंग से व्यवस्थित किया गया हो। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि शिक्षण उपकरण एवं सामग्री ये कैसी होनी चाहिए। टीचिंग इक्विपमेंट और जो सप्लाईज कैसी होनी चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, मॉडल्स आदि की बात कर लेते हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आवश्यकता ज़्यादा की है और हमारे पास वो इक्विपमेंट्स ही कम हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले होने चाहिए। उसके बाद प्रत्येक उपकरण को कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की। ठीक है, कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके। पहला जो प्रिंसिपल आता है अधिगम विकासात्मक एवं सतत होता है। क्या कह रहा है कि जो शिक्षण की शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए जहाँ विद्यार्थी वर्तमान में है, जैसे उसकी ज्ञान समझ और रुचि का स्तर। नया ज्ञान हमेशा पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। क्या इतनी सी बात है कि हमें एक सतत प्रकार से कार्य करना चाहिए, विकासात्मक तरीके से कार्य करना चाहिए। हमें एकदम से उसे ऐसी चीज़ नहीं बता देनी चाहिए जो उसके विषय में उसे जानकारी ही ना हो। अगर उसे पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी चाहिए जिससे उसका एक बेस बन जाए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, या फिर उसका बेस बना हुआ है तब हम उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। बिना बेस के तैयार किए हम उसके लेवल को नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है कि उद्देश्य पूर्ण होना ही चाहिए। अगर उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तो वो व्यक्ति को लाभ नहीं होगा, उससे कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधिगम की गुणवत्ता विषय की उपयोगिता अर्थपूर्णता पर निर्भर करती है। विषय वस्तु शिक्षार्थी को उपयोगी और सामर्थक लानी चाहिए, सामर्थक लगनी चाहिए। विषय वस्तु विद्यार्थी को उपयोगी और सार्थक लगनी चाहिए। जो हमारी चीज़ है, जो हमारा विद्यार्थी के लिए जो हम संसाधनों का प्रयोग करने जा रहे हैं वो उसे सार्थक लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे लगे कि ये वेस्ट है। अधिगम का उद्देश्य स्पष्ट एवं व्यवहार परिवर्तनकारी होना चाहिए। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा कि अधिगम की अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी होनी चाहिए। मनुष्य की जानकारी देखने, सुनने, छूने, चखने और सूंघने से मिलती है। देखिए ज्ञान इंद्रियां होते हैं, उनके कार्य लिख रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जितनी सभी ज्ञान इंद्रियां
अधिगम में शामिल होती है उतना ही प्रभावी अधिगम होता है। इसका कहने का मतलब है कि हमें जब कोई चीज़ सीख रहे हैं तो अपनी सभी ज्ञान इंद्रियों को फोकस रखना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को सरलता से सीख सकें। उसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है अधिगम चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक होना चाहिए। अधिगम को चुनौतीपूर्ण बनाना चाहिए ताकि यह रुचिकर हो। देखिए, अगर किसी चीज़ में चुनौतियाँ नहीं है तो लोग उस गेम नहीं खेलेंगे। यानी कि जैसे गेम नहीं खेलते हैं वैसे ही पढ़ाई है कि अगर चुनौतियाँ नहीं आती, लेवल नहीं बढ़ते तो लोग वो कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप BGMI जैसे खेल देख लीजिए, जो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, बेहतर करते हैं अपने आप को, इसलिए लोग उसने खेलते हैं। पहले एक साधारण सा मैप होता था, अब इवेंट्स लाने उन्हें आरंभ कर दिए, फिर कोलैप्स लाएं, इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि उन लोगों में उनकी रुचि बनी रहे। यह शिक्षार्थी को आवश्यकता और इच्छाओं पर आधारित होना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उसे उस चीज़ की चुनौती या फिर उसमें लानी चाहिए उसके सामने जो उसमें उसकी रुचि हो। ठीक है, उससे उसकी आवश्यकता हो, उसके इच्छाएं क्या हैं उसके बारे में होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शिक्षक को प्रेरक व्यवहार और सकारात्मक दृष्टिकोण अधिगम को प्रोत्साहित करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण अधिगम को रोकता है। क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण अधिगम को रोकता है। उसके बाद अधिगम का परिणाम व्यवहारिक समझ में होना चाहिए। ये हमारा पांचवा जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है अधिगम का, यानी लर्निंग यानी सीखने का। सीखना केवल तथा तथ्य जानना नहीं है बल्कि वास्तविक जीवन में लागू करना है और ज्ञान समझ पर आधार होता है इसका। देखिए, अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो सिर्फ हम तथ्यात्मक हो जाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसका प्रयोग अपने जीवन में भी कर सकें। उसके बाद अंतिम नहीं, छठा जो इसका सिद्धांत है वो है कि भौतिक एवं सामाजिक वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है। उपयुक्त प्रकाश, वेंटिलेशन, फर्नीचर और तापमान जैसे भौतिक तत्व आवश्यक हैं। अब भौतिक तत्व ऐसे हैं जो बाह्य बाधाओं से बचाते हैं हमें। ये यदि सामाजिक वातावरण सहयोगी है तो अधिगम आसान होगा, यानी सिखाने की प्रक्रिया क्या होगी, वो सरल हो जाएगी। उसके बाद सातवां जो प्रिंसिपल आता है वो आता है व्यक्तियों की अधिगम क्षमता भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता भिन्न भिन्न होती है, अतः समझने की क्षमता भी अलग होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के स्तर में संतुलन होना चाहिए। उसके बाद आठवां जो आता है हमारा सिद्धांत वो है कि अधिगम एवं सामान्य और धीमी प्रक्रिया है जिसमें कई बार दोहराव की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, सीखना क्या होती है, धीरे धीरे प्रक्रिया, एक मंद गति की प्रक्रिया होती है। ठीक है, विषय को पूरी तरह समझने के लिए कई बार प्रदर्शन जरूरी होता है। के बाद अगला बिंदु जो आता है वो है कि वयस्क जीवन में अधिगम की क्षमता अधिक होती है। वयस्कों में सीखने की क्षमता अधिक होती है। 20 वर्ष तक की उम्र तक तेजी से बढ़ती है ये वाली क्षमता। इसके बाद 50 वर्ष तक स्थिर रहती है और धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि तब आप बुढ़ापा में कुछ नहीं सीखना चाहते हैं। उसके बाद अगला जो प्रिंसिपल आ जाता है वो है अधिगम का एक सक्रिय प्रक्रिया। यह व्यक्ति विशेष की बात है। यह तभी होता है जब विद्यार्थी में रुचि हो और शिक्षक प्रेरणा दे सके। उसके बाद 11वां अधिगम के लिए प्रभावी संप्रेषण आवश्यक है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह शिक्षण और अधिगम का मूल है। उसके बाद 12वां पॉइंट है हमारा कि सिद्धांत और व्यवहार में संबंध होना चाहिए। सिद्धांत बताता है कि क्यों और व्यवहार सिखाता है कैसे। हमारे जो सिद्धांत होते हैं बताते हैं कि हमें ये कार्य क्यों करना चाहिए और व्यवहार बताता है कि हमें ये कार्य कैसे करना चाहिए। सिद्धांत संरचना समझाता है और व्यवहार
उसका उपयोग। इसके बाद आता है 13 नंबर सिद्धांत, वो है कि अधिगम और शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को बढ़ावा देना जिससे वांछित परिवर्तन हो। यदि अधिगम और शिक्षण के उद्देश्य से स्पष्ट नहीं हो तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद अंतिम जो हमारा सिद्धांत आता है वो है अधिगम व्यवहार खेत और घर की प्रथाओं में परिवर्तन लाता है। सीखने का अंतिम उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना है जो कृषि एवं घरेलू जीवन को बेहतर बना सके। इसके बाद हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की। कैसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को यानी लर्निंग सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, विषय की प्रवृत्ति, काइंड ऑफ मटेरियल। कुछ विषय याद रखने में कठिन होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं लेकिन वो आवश्यकता से ज़्यादा कठिन होती है तो हमें समस्या होती है। जैसे उदाहरण की बात कर ले, कविता का गद्य से अधिक आसानी से याद रखा जा सकता है। जो हमारी कविताएं होती उन्हें गद्य की कहानियां होती वो हम उनसे ज़्यादा अच्छे से और जल्दी याद हो जाती हैं हमारी कविताएं। उसके बाद इंद्रिय विधि अध्ययन में दृष्टि विजन का उपयोग अन्य इंद्रियों की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है। शिक्षार्थी की आयु एज ऑफ द लर्नर, मध्य एवं वृद्धावस्था में मस्तिष्क और तंत्रिका की संवेदनशीलता कम हो जाती है जिससे अधिगम की क्षमता घट जाती है। यही बात है कि जो 20 से 50 तक तो अच्छा होता है, उसके बाद अगर 50 पार कर गए तो आपकी सीखने की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। इसके बाद आता है शिक्षार्थी का लिंग, सेक्स ऑफ लर्नर। समान आयु की लड़कियां स्मरण शक्ति और स्कूल अधिगम में लड़कों की तुलना में श्रेष्ठ पाई गई हैं। उसके बाद मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। जितनी अधिक प्रेरणा होगी मस्तिष्क पर छाप उतनी अधिक गहरी होगी जिससे यथार्थ बेहतर होगी। उसके बाद बात करते हैं कि विस्तार शिक्षण में चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग। पहला स्टेप आता है हमारा शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करना। सबसे पहले लोगों को नई विचारधारा तकनीकी विधि के अस्तित्व की जानकारी देना आवश्यक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यह परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था है क्या है ये चीज़ हम समझाते हैं। प्रमुख विधियां क्या हैं, जैसे रेडियो हो गई, टीवी प्रदर्शनी, व्यक्तिगत संपर्क, स्थानीय नेताओं के साथ संपर्क, ये सब चीज़ें क्या हैं इसे क्रमबद्ध प्रक्रिया में शामिल हैं। उसके बाद बात करते हैं शिक्षार्थी के रुचि उत्पन्न करता है, स्टिमुलेटिंग द लीनियर इंटरेस्ट। जब लोगों को किसी नई विधि की जानकारी मिलती है तो अलग चरण उसमें रुचि उत्पन्न करता है। प्रस्तुति एक एक करके और आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए। मुख्य विधियां क्या हैं इसकी, तो व्यक्तिगत संपर्क, प्रकाशन और रेडियो आदि इसके एग्जाम्पल हैं जिससे हम सहायता ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि जानकारी प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करना। यह चरण व्यवहार में बदलाव लाना और प्रेरित करता है, बदलाव की ओर प्रेरित करता है। क्या कह रहा है ये कि जो ये चरण होता है ये आप में परिवर्तन लाता है। कई विधि से लोगों पर जोर देना आवश्यक होता है। प्रमुख विधियां प्रदर्शन, भ्रमण, व्यक्तिगत संपर्क, प्रकाशन समूह आदि हैं। यह चरण लोगों को विश्वास दिलाता है कि नई विधियां उनके लिए लाभकारी हैं। पर्याप्त जानकारी और व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। और अगर प्रमुख विधियों की बात कर लें इसमें तो फार्म्स डे, स्लाइड शो, प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यक्तिगत
संपर्क इसमें आते हैं। इसके बाद अगला हमारा पांचवा बिंदु आता है कि शिक्षार्थी से कार्य करवाना, गेटिंग एक्शन बाय लर्नर। इस चरण में एक नई विधि को व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, छोटे स्तर पर प्रदर्शन और व आवश्यक सामग्री की पूर्ति की जाती है। प्रमुख विधियां क्या है इसकी? तो व्यक्तिगत संपर्क हो गया, प्रदर्शन हो गया, आवश्यक सूचनाओं की आवश्यकता उपलब्धता हो सकती है। उसके बाद नंबर 6 पर आता है कार्य संतोष सुनिश्चित करना, यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ लर्नर। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपने कार्य में संपर्क प्राप्त करे, में कार्य में संतोष प्राप्त करे। संतोषजनक परिणाम जैसे कि उच्च उत्पादन, अधिक आय, बेहतर स्वास्थ्य आदि व्यक्ति की के केंद्रित को प्रेरित करते हैं, व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और भविष्य में बदलाव के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। आप इस लेक्चर को अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करिएगा, एक छोटा प्यारा सा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।